we have to going to start a new chapter. This is work, power and energy. ये मैकेनिक्स है पूरी, याद रखिएगा. दिस इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स फिजिक्स. ठीक है. WPE. WPE में पहला जो टॉपिक है दैट इज वर्क. That is work. What is work? When a body acts on the fixed position to allow the body displace due to a force. then वर्क क्या होता है? जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स बॉडी जो है डिस्प्लेस होती है फ्रॉम द सम डिस्टेंस. ठीक है. दैट द वर्क इज पोजीशन अपनी चेंज कर देती है, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक डिस्प्लेस हो जाती है. ठीक है. देन द वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज द प्रोडक्ट of force and magnitude of displacement. यानी कि W इज इक्वल टू F डॉट S. ठीक है. ये होता है वर्क डन. क्लियर हो गया? नाउ वर्क डन by a constant force. Now work done by constant force. Work done by a constant force. याद रखिएगा कोई एक सरफेस है. ठीक है. इस पे हमने एक बॉडी रखा है. ठीक. इसका एक डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है. इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कोई बॉडी डिस्प्लेस हो. क्लियर हुआ? अब इस पोजीशन पे हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट को डिस्प्लेस करते हैं तो cos थीटा है. ये हमारा अप्लाइड फोर्स है. इसको हमने एंगल थीटा पर रोटेट किया. ठीक है. इस पोजीशन से ये पोजीशन पे बॉडी हमारी क्या हुई? डिस्प्लेस हो गई. देन W इज इक्वल टू क्या होता है? F डॉट cos थीटा इनटू S. यानी W इज इक्वल टू F डॉट S इनटू cos थीटा. ये हमारा होगा कांस्टेंट फोर्स. क्लियर? आगे जो है ये थीटा पे डिपेंडेंसी होती है कि ये कौन सा वर्क है. ठीक है. तीन टाइप के वर्क होते हैं. दैट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क. फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क, सेकेंड वन इज नेगेटिव वर्क एंड थर्ड वन इज जीरो वर्क. पॉजिटिव वर्क में याद रखिएगा क्या होता है? जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, जब भी W इज इक्वल टू F डॉट S डॉट cos थीटा है, जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव वर्क कर देगा. ठीक है. और जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी, यानी कि कम होगा तो पॉजिटिव, ज़्यादा होगा तो निगेटिव.
कैसे? क्योंकि cos 90 प्लस थीटा ज्यादा होता है, ये होता है माइनस cos थीटा, होता है ना। तो यहाँ से हमारा ये नेगेटिव वर्क देगा और यहाँ से ये पॉजिटिव वर्क देगा। और जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो वो हमारा 0 वर्क देगा। तीनों कंडीशन है एक लाइन में, कभी कुछ आंख मूंद के भी, कभी भी कंपटीशन में भी याद रखिएगा। मैं लिखवाता कम हूँ, याद रखिएगा इस चीज को, कॉन्सेप्ट पकड़िए। जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा पॉजिटिव, ज़्यादा होगा नेगेटिव, 90 होगा 0। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी इसका यूज करिएगा। फटाफट न्यूमेरिकल एक एक सेकंड में आते रहेंगे, चाहे कितना भी बड़ा क्यों हो। ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत अच्छा शॉर्ट और बहुत सॉलिड चीज मैं बताया हूँ। थीटा की वैल्यू 90 से कम, पॉजिटिव, ज़्यादा, नेगेटिव, 90, 0। ये तीन ही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये कैसे होता है ये भी दिमाग में नहीं रखना है। cos 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि 90 प्लस अगर 10 भी जोड़ दोगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि जब भी थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, 90 से ज्यादा होगी तो निगेटिव वर्क होगा। ये होता है टाइप्स ऑफ वर्क। नाउ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट कैसे काम करता है याद रखिए। फ्रिक्शन की बात है, फ्रिक्शन के बात के लिए याद रखिएगा कोई भी सरफेस थोड़ा सा रफ लेते हैं। रफ अगर सरफेस रहेगा तभी हमारा फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने एक बॉडी रखा है, यहाँ पे हमारा एक दूसरा बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे दूसरी बॉडी है, यहाँ पे हमारा ये डिस्प्लेस पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स लगाया है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा सरफेस पे cos थीटा। याद रखिएगा जब भी हमारे पास स्मूथ सरफेस यानी रफ सरफेस होगा तो हर सरफेस का अपना एक रिएक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम दौड़ते हैं तो अगर चिकने सरफेस में दौड़ेंगे तो फोर्स कम लगता है, और थोड़ा सा ऊपरा सरफेस होगा तो हमारा अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मोमेंटम के क्रिएशन में प्रॉब्लम होती है। अगर मोमेंटम ज़्यादा क्रिएट होगा तो हमारे पास अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमारे पास कि cos थीटा होगा, हर चीज़ का एक रिएक्टिव फोर्स होता है। ये डिस्प्लेस होकर इस पोजीशन से यहाँ तक चलेगी। देन W जो फोर्स होगा, नेचुरल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिव फोर्स। यहाँ से करेंगे तो इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को तो कोई कांस्टेंट रखेंगे म्यू, और ये हो गया दिस म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ से म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन R हो जाएगा। यानी कि नेचुरल फोर्स और रिएक्टिव फोर्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। यानी F इज इक्वल टू म्यू इंटू R है, यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, F बाई R हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए F इज इक्वल टू क्या होगा, नेचुरल फोर्स को निकालने के लिए F इज इक्वल टू म्यू इंटू, ये भी एक टाइप का फोर्स है और ये सरफेस पे लग रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटी लगेगा, m डॉट z हो जाएगा। यानी F इज इक्वल टू म्यू डॉट m डॉट z हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फोर्स हो गया, देन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डॉट s, F की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू m डॉट g इंटू s। दिस इज आवर वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज अ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। याद रखिएगा हर बॉडी का अपना रिएक्शन फोर्स होता है। अगर रिएक्शन फोर्स निकालने आ गया तो आप लोग कोई भी मैकेनिक्स की कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होगा निकाल लेंगे। अगर रिएक्टिव फोर्स नहीं निकालने आया तो प्रॉब्लम का क्रिएट होना लाजमी है। ठीक है,
ये तब होगा जब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी तब है जब cos 90 डिग्री पे, यानी कि ये इसकी बात कर रहे थे, cos 90 डिग्री पे ये होगा। अगर cos 90 डिग्री की बात हटा दें तो ये हो जाएगा म्यू डॉट एम डॉट जी इंटू एस इंटू cos। ये नेचुरल रिएक्टिव फोर्स के साथ है, ठीक है। ये तब होगा जब हमारे पास रिएक्शन फोर्स 90 डिग्री पे हो।